एंड सेफ डिविजन तक फिक्स इनकम से लेकर के अनलिमिटेड इनकम तक होती है, राइट दोस्तों। वो टर्निंग पॉइंट जब डॉक्टर ने चूज किया कैंगन, वो साइंस जो प्रूव करता है कैंगन डिवाइस की पावर। बैकबोन टीम को यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेयरिंग करें। वो पावरफुल प्रोडक्ट जो हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, वो एमडी डॉक्टर जिन्होंने ये प्रोडक्ट के ऊपर बुक भी लिखा है ना, ऐसे स्पेशल शेयरिंग के लिए, उनकी जर्नी के लिए हम इनवाइट करें। उससे पहले दोस्तों हम सब अगर डायरी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि हमें अमेजिंग लर्निंग मिलने वाला है। डॉक्टर संगीता मैम जादव जी जिनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं ना, एमडी है वो, बहुत सारी खूबियां हैं, 30 साल से ज्यादा उनको ये एक्सपीरियंस है। वो हमें खुद आकर के नया लर्निंग देंगे, हमें गाइडलाइन देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्चुअल क्लैपिंग के साथ बैकबोन टीम पावरफुल म्यूजिक के साथ हम वेलकम करते हैं डॉक्टर संगीता मैम जादव का। प्लीज वेलकम मैम। एक बार बैकबोन टीम स्पॉटलाइट किया जाए मैम को। वेलकम मैम। Morning everyone. Thank you so much. Thank you so much for inviting me on this platform. तो अभी सभी ने मेरा इंट्रोडक्शन प्रोफाइल तो देखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं मेरे बारे में इलैबोरेट करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर संगीता जादव हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एमडी पीडियाट्रिक्स एंड इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मैं मुंबई में दादर में प्रैक्टिस करती हूँ। 30 साल के ऊपर मेरा इसमें तजुर्बा है, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। और जैसे बच्चों को हम देखते थे सुबह जैसे जन्म लेते हैं वहां से लेके 18 साल के उम्र तक हम देखते हैं पीडियाट्रिशियन करके। अभी जैसे कैंगन मेरे घर में आने के बाद एक और डिग्री मेरे इसमें ऐड हो गई है, वो है इनर्जिशियन या, और मैं जैसे प्रोफेशनल से लेके फिर हमारी जर्नी एंटरप्रेन्योर में हो गई है, जैसे हम हाइड्रोप्रेन्योर बोल रहे हैं। तो ये जर्नी हो गई है। तो मैं जहाँ 0 to 18 साल के बच्चों तक को देखती थी, आज मैं 0 से लेके 80+ के लोगों को देख रही हूँ। जहाँ मैं सिर्फ अभी आज हमें सबको पता है कि हर एक सिस्टम का एक स्पेशलिस्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक है, पीडियाट्रिक में भी है, पीडियाट्रिक ऑर्थो, पीडियाट्रिक ईएनटी, ऐसे सभी स्पेशलिस्ट हैं। तो बहुत बार कुछ होता है तो एक सेकेंड ओपिनियन या उनको हम रिफर करते हैं, राइट। तो जैसे कैंगन आ गया और अभी ये 4 साल में लगभग 1,500 के 2,000 के ऊपर पेशेंट्स है, जहाँ एसिडिटी से लेके कैंसर तक सभी में रिजल्ट है। हर कोई जो डेडिकेटली सही तरीके से कैंगन यूज कर रहा है उनका एक्सपीरियंस है। तो मेरे पर्सनल वो पेशेंट के ऊपर जो रिजल्ट्स है, तो अभी जो ये अदर सिस्टम का भी है, मतलब 0 to 80+ के साथ साथ हर एक सिस्टम, अगर डायबिटीज है तो भी मैं ट्रीट कर रही हूँ, रोमेटॉइड का जो है उसमें है तो हम ट्रीट कर रहे हैं, थायराइड का है, एंडोक्राइन का पेशेंट है तो हम ट्रीट कर रहे हैं, बच्चों को भी स्किन का डर्मेट का है तो भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो सिर्फ आप मुझे बता दीजिए कि ये मैं कैंगन में आने के बाद मेरा जो प्रैक्टिस था पीडियाट्रिशियन, वहां से लेके इनर्जिशियन तक की जर्नी में मेरा प्रैक्टिस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा, राइट। सो ये जो एडिशनल सर ने बोला कि ये हम सिक्योर करने का काम करते थे, लेकिन कहाँ पे जो आउट ऑफ हमारा जोन होता है उसके बाद के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम ट्रीट नहीं कर पाते थे। जो कैंगन मशीन ने, कैंगन वाटर ने हमको वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि पीडियाट्रिक से लेके वहां तक अडल्ट को भी हम अच्छी तरीके से क्योर दे रहे हैं। वहां पे अगर हम डायबिटीज बोले, थायराइड बोलो,
तो इसको हम अभी तक लोग जो डॉक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये मेडिसिन जब भी शुरुआत होती है किसी चीज की, लाइफस्टाइल डिसीजेस की पर्टिकुलरली, तो एक बार शुरू होती है तो आखिरी दम तक कोई कोई डॉक्टर तो लिखते हैं वहां पे कि जब तक आप जिंदा हो या जब तक आप वहां अर्थी पे नहीं चढ़ते हो तब तक ये दवा चालू रखनी है। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई पेशेंट होता है तो वो बोलते कि कंट्रोल, मेरा डायबिटीज है लेकिन अभी कंट्रोल में है। जब भी हम कैंगन वाटर में आते हैं तो यहाँ पे हम क्योर कर रहे हैं, है ना, कंट्रोल से क्योर तक की जर्नी हम पेशेंट को दे रहे हैं। यहाँ पे एक वार्निंग भी मैं दूंगी कि ये हम, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, हम किसी को भी क्लेम नहीं करते हैं हेल्थ बेनिफिट का या क्योर का, लेकिन मेरा अभी तक का ये तजुर्बा है कि अगर आप प्रोटोकॉल सही तरीके से यूज कर रहे हैं, जो 70% पानी है हमारी बॉडी में, वो अगर कैंगन वाटर का प्रोटोकॉल सही यूज कर रहे हैं, उसको अगर अच्छा मतलब प्रॉपर डाइट उसको आप दे रहे हैं जो 28% है, और उसमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करेंगे। सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठे बैठे सब लोग आजकल काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम है, तो कंटिन्यूअस बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा एक्टिविटी डाले। अगर 45 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी पर डे एटलीस्ट 5 डेज अ वीक अगर हम डालते हैं, जो ब्रिस्क एक्टिविटी है, तो ये तीनों का अगर मिलाकर हम, और उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल का, मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह दे देंगे तो रिजल्ट आते हैं ना, तो बॉडी का होलिस्टिक हीलिंग होता है और कंप्लीटली हमको वो रिजल्ट आते हैं। तो ये मेरा जर्नी तो चालू है। उसके साथ साथ मैं सेक्रेटरी हूँ बीपीएनआई महाराष्ट्र की, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, जो हम 8 राज्यों में, भारत के 8 राज्यों में हम काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ के साथ में। वहां पे हम अगर गवर्नमेंटल के साथ साथ हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है और हेल्थ वर्कर्स है, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं जो बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर करते हैं, और जो 5 साल के नीचे के बच्चों में जो डेथ रेट कैसे कम कर सके उसका हम एक गाइडलाइंस देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो न्यूट्रिशन के फील्ड में मैं शुरुआत से थी, जो कैंगन मेरे पास आया उसके पहले थी, क्योंकि मैंने जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसमें जो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, जो 3 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, 3 से 5 साल के, उनके ऊपर एक सेपरेट जर्नल आता है। उसमें मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर, चाइल्ड का न्यूट्रिशन और मदर का न्यूट्रिशन, माँ और बेटे के न्यूट्रिशन के बारे में 2 चैप्टर्स लिखे थे, और अभी रिसेंटली मैंने एक प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन के लिए भी एक और चैप्टर लिखा है जो प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं। तो वहां पे मेरे जर्नी चालू थी, और जब भी ये मेरा पूरा रिजल्ट आया मुझे, तो उसमें मैंने फिर बाद में कैंगन के ऊपर भी एक बुक लिखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है कि कैसे अलग अलग तरीके के आयोनाइजेशन से कंपैरिजन भी है, जो मिथ्स आते हैं लोगों को वो भी डाउट्स हमने समझा दिए हैं, प्रोटोकॉल्स हमने समझाए हैं, और बहुत ऐसी चीज है कि क्लीनिंग मेंटेनेंस वगैरह, यहाँ से लेके मतलब शुरुआत में ये बुक अगर किसी के पास जाती है तो 100% यूज कैसे करना है वो मशीन का, यहाँ से लेके क्लीनिंग मेंटेनेंस और बिजनेस तक की बातें हमने वहां पे समझा दी है और मिथ्स भी क्लियर कर दी है। अभी ये दोनों जर्नी जो है मेरे पीडियाट्रिशियन, इमेजिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट हैंड इन हैंड साइड बाय साइड चल रही है, तो दोनों में मैं एक्सेल कर रही हूँ। जो लास्ट ईयर, पिछले साल मुझे डॉक्टर एनबी कुमटा, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग के इसमें अच्छा काम करते हैं, एक्सेलेंट वर्क करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट लगभग वो लैक्टेशन की जर्नी बीपीएनआई के साथ मेरा कंट्रीब्यूशन 20 साल से है। मैं 20 साल से बीपीएनआई महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ। तो ये जर्नी जो है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे भी न्यूट्रिशन है, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन जो आता है हमारे एवरीडे लाइफ में, तो जो खान पान आता है उसमें हम खान पान बोलते हैं, तो खाने के साथ साथ पानी आता है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, और उसको हम करेक्ट करेंगे ना। तो जैसे मेरे न्यूट्रिशन के मैंने बोला था, तो अल्कलाइन डाइट के बारे में मैं पहले से ही कन्विंस्ड थी। जो खाना हम खाते हैं ना, वो जो अगर हेल्दी खाना है तो ज्यादातर वो खाना अल्कलाइन ही होता है, मतलब अल्कलाइन नेचर में ही होता है। तो वो अल्कलाइन खाने से मैंने देखे थे कि लोगों के डिसीजेस रिवर्स होते हैं, जो हम 28%
करेक्ट करते हैं तो उससे डिसीज करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए फूड बाय मेडिसिन ऐसा भी बोलते हैं कि मेडिसिन की तरह अगर हम फूड को किस तरीके से खाएंगे, जो डाइट में एडजस्ट करेंगे, तो वो हमारी बॉडी को क्योर कर सकता है। आज बहुत सारी जो बीमारियां हो रही है अंदर, वो गलत खाना है या गलत तरीके से खाना खा रहे हैं या जंक फूड का सेवन ज्यादा बढ़ रहा है, इस तरीके से है। या एक ही खाने में जो एक सिस्टम जो हो गई है ना, ये हम जो फॉरेन कल्चर यूज अडॉप्ट करते हैं, तो इसमें एक होते हैं कि 6 कोर्स मील, 5 कोर्स मील, ऐसा जो मील आ गया ना, जहाँ पे फ्रूट्स भी वही खाएंगे, फिर ये सब तरीके का खाना खाएंगे, फिर दूध भी वहां पे पिएंगे। तो ये सब जो फूड है जो इंटरेक्शन कर देता है एक में एक को, तो उस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो शरीर के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उससे हो रही है। उसमें से ज्यादातर अगर आज हम देख रहे हैं तो विटिलिगो जो कोढ़ की बीमारी है, ये बहुत बढ़ रही है, क्योंकि ये गलत तरीके का खाना या गलत कॉम्बिनेशन का खाना अगर हम खा रहे हैं, तो उसको भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम केंगन मशीन के बारे में जानेंगे, तो पहले तो हमने देखा कि बॉडी के लिए अल्कलाइन फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्दी होता है तो अल्कलाइन फूड के साथ साथ खान पानी, तो अल्कलाइन वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और वो जो अल्कलाइन खाना हम खा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पूरे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको शरीर तक पहुंचाने में मदद कर देता है, वो कैरियर का काम कर देता है। तो कल हमने जो सर ने सेल्फ बॉडी लव के बारे में जो बात की, डिस्कशन हुआ, तो एक में यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं हम केंगन वाटर के बारे में कि अगर हम जो करे खुद से पार, वहां पे एक प्रेस्टीज का ये था कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो खुद से करे प्यार या परिवार से करे प्यार, वो केंगन से कैसे कर सकते हैं इनकार। अगर आप सच में अपने परिवार को प्यार करते हैं, अगर आप सच में आपके परिवार, खुद की और परिवार की हेल्थ के लिए सीरियस हो, है ना, तो आप कभी भी केंगन को इनकार नहीं कर सकते। जो लोग इनकार कर रहे हैं, वो मेरा मानना है कि वो इतना सीरियस नहीं है, वे आप बहुत कैजुअली रह रहे हैं। लेकिन जिस तौर से, जिस स्पीड से बीमारियां बढ़ रही है, जो अभी कोविड के बाद तो बिना वार्निंग के जिस लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बॉडी के अंदर ऐसा गलत चल रहा है जो हमको बाहर दिख नहीं रहा है अभी तक सिम्टम के बारे में। और हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब तक हमें कुछ तकलीफ नहीं होते हैं, यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं, केंगन यूजर शायद कर रहे होंगे, लेकिन कभी आप बता दीजिए कि आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो भी आप बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कभी करते हैं? करते हैं, हर साल करते हैं। कुछ जो WHO की भी गाइडलाइंस है, जैसे ये जो हेल्थ चेकअप या ब्लड इन्वेस्टिगेशन साल में इतनी बार होना चाहिए, ये हम नहीं कर रहे, इसलिए ये सब। और हमको लगता है कि क्योंकि सिम्टम्स नहीं है तो हमको लगता है कि वी आर हेल्दी, जो मुझे भी लगता था केंगन आने से पहले। आज मुझे जब केंगन आया घर में, तभी एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 54 के एज में मेरे घर में आया था। और तभी भी हमारे घर में डायबिटीज, बीपी ऐसी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम डाइट, अल्कलाइन डाइट यूज कर रहे थे, हम योगा वगैरह वो प्रैक्टिस, मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, और हेल्दी हैबिट्स हमारी थी, तो नहीं था। लेकिन मुझे माइग्रेन था, जिसको हम बीमारी नहीं बोलते क्योंकि वो हर रोज का मेडिसिन उसमें नहीं रहता है या हर रोज की तकलीफ उसमें नहीं रहती है। मुझे बॉडी एक होता था, फाइब्रोमाइल्जिया होता था, जो वापस हम बीमारी नहीं बोलते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अगर इतना काम कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, मतलब वो तो नॉर्मल है, ऐसा हम नॉर्मली ले लेते हैं। लेकिन WHO की अगर हेल्थ की डेफिनेशन में बताऊं आप सबको, तो WHO क्या करता है, अगर हेल्थ किसको बोलते हैं, परफेक्ट हेल्थ, जिसका फिजिकल, मेंटल, है ना, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल हेल्थ भी परफेक्ट है, तो मियर अब्सेंस ऑफ डिसीज इज नॉट अ हेल्थ। कि मुझे बीमारी नहीं है इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल मेंटल स्ट्रेस, अगर मुझे हैंडल नहीं कर सकते हूँ या सिचुएशन में नहीं हैंडल कर सकती हूँ, या बॉडी की एनर्जी मुझे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, रात तक अगर मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो द पर्सन इज नॉट हेल्दी। तो सिर्फ डिसीज नहीं है, तो आज लोग जो मना कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें डिसीज नहीं है,
इसलिए वो बोलते कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, देखेंगे बाद में। लेकिन वो देखने के लिए यूनिवर्स ने वक्त तो देना चाहिए, क्योंकि आज जो कैंसर की बीमारी हो रही है वो डायग्नोस होती है स्टेज 4 में। तो क्या इसका मतलब है वो बीमारी एग्जिस्ट नहीं थी बॉडी में? नहीं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट। वो बीमारी नहीं थी ऐसा तो नहीं है। तो अंदर चल रहा है जो बाहर हमें तुरंत नहीं दिख रहा है। एक लेवल होती है, बॉडी ट्राइज टू एडजस्ट, टॉलरेट करने की कोशिश करती है। जब उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो सिम्टम्स के फॉर्म में दिख जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आज सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अगर ये बात ऐसी हो गई तो एक पेड़ सूखा है तो उसको पत्तियों को, अगर वो पत्तियां समझो वो सिम्टम्स है, तो हम पत्तियों को पानी डाल रहे हैं, ना कि पेड़ को या जड़ को। तो क्या वो पेड़ ठीक हो जाएगा? तो क्या वो पेट ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि हम वो रूट कॉज को, जो सिम्टम का रूट कॉज है, जो हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस बॉडी का, जो एसिडिक स्ट्रेस है, डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है, हम जो बोल रहे हैं कि जहाँ पे हमारी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, फास्ट एजिंग हो रही है। तो वो हिसाब से अभी स्पीड का जमाना है, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं चाहिए कि 10, 12, 20 साल का बच्चा 60 साल की उम्र का ऑर्गन लेके चले बॉडी के अंदर, है ना। दिस इज नॉट गुड स्पीड। तो ये हम एजिंग तो होते ही है, नेचुरली हम एजिंग होते हैं, लेकिन जो एजिंग प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फास्ट हो गई है, तेज हो गई है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। तो पहले अगर हम देखते तो ये चश्मा आता था 40 के बाद, डायबिटीज, बीपी, वो सब बीमारियां आती थी 50-60 के बाद। जैसे हम बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक एक शुरू हो जाएगा, ये उम्र। लेकिन आज हम बचपन से लेके, छोटे छोटे बच्चों से लेके चश्मा देखते हैं। छोटे बच्चों में बीपी, डायबिटीज, डायलिसिस देख रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है 8-10 साल के बच्चों में। तो ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है बॉडी के साथ में। तो इसको हमको सुधार करना चाहिए। अभी केंगन वाटर के बेनिफिट्स आज मुझे बताने हैं। उसके पहले मैं केंगन वाटर को, मशीन तो सबको पता है, सबने यूज भी किया है। अगर हम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों के घर में मशीन तो है, लेकिन उनको 100% यूज कैसे करना वो पता नहीं है, सिर्फ पीने का पानी पी रहे हैं। पर्टिकुलरली एनएसआई के बाहर के अगर लोग हैं तो उनको तो वो सिर्फ मशीन देना है, नंबर्स बढ़ाने हैं और रैंक अचीव करना है। एनएसआई में हम यहाँ पे सेवा के भाव में हम मशीन भी देते हैं कि अगर मैं दे रहा हूँ किसी के घर में, तो जिसके घर में हेल्थ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, जिसके घर में वेल्थ का सॉल्व है उसका वेल्थ का सॉल्व हो जाए, जिसके घर में दोनों प्रॉब्लम है, हेल्थ वेल्थ, तो दोनों सॉल्व हो जाए, मेंटल हेल्थ भी सॉल्व हो जाए। तो वो हिसाब से पहले तो हम पानी के बारे में जानेंगे कि हर 24 आवर्स में पानी कैसे यूज करना है, ताकि वो 100% बेनिफिट हो जाए। तो जिनके घर में मशीन्स है आज, तो हम देखते हैं 5 बटन है, उसमें सबसे ऊपर का बटन जो होता है पर्पल कलर का बटन है। तो पर्पल कलर इंडिकेट्स अल्कलाइन नेचर, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 है, स्लाइटली हायर अल्कलाइन है। तो जो पीएच हमको होता है वो पीएच का अगर हम देते हैं उसको, तो वो अच्छी तरीके से काम करता है। ये तो बात सही है ना। हम बोलते हैं कि पेट्रोल की कार में अगर डीजल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी, हमारी बॉडी, सबकी बॉडी अगर का ब्लड पीएच 7.4 है, तो उसको किस तरीका का खाना पीना देना चाहिए? ऑब्वियसली बेसिक नेचर का, अल्कलाइन नेचर का। तो केंगन वाटर अल्कलाइन है, तो वो हम पीने के लिए पानी यूज करते हैं, और वही पानी में हम खाना भी पकाते हैं। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि खाना किस में पकाएं, तो वही पानी में हम खाना पकाएंगे। अभी 2 बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। अगर हम पानी, केंगन पानी पीते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, एंटी एजिंग का काम कर रहा है। जो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है उसको ट्रीट कर रहा है। जो बेसिक नेचर हमने बोले थे कि बायोलॉजिकल स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस, डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये तीनों स्ट्रेस को कम करने के लिए 8.5 एंड अबव वो जो पीएच है वो काम कर रहा है। जब खाना हम 8.5 से लेके 9.5 के पीएच में बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, खाना जल्दी पकता है, टेंडरिंग इफेक्ट जल्दी आता है। अगर कुछ हम पका रहे हैं या भिगो रहे हैं, जैसे कि
जैसे हम बोलेंगे पल्सेस कुछ होते हैं, मोड वगैरह होते हैं, उसमें पकने में टाइम लगता है। तो जो हम ऐसे कड़धान्य पल्सेस हम बोलेंगे, वो उसको अगर हम कैंगन वाटर में भिगोते हैं, सबसे पहले तो 11.5 pH का आएंगे तभी उसमें बुलाऊंगी, तो उसमें भिगो के 10 मिनट रखेंगे। बाद में हम अगर भिगो के रखते हैं या उसका स्प्राउटिंग इफेक्ट जल्दी आता है, तो स्प्राउट बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अगर हार्ड है जैसे नॉनवेज भी है तो वो जल्दी पकता है, तो उसका टेंडरिंग इफेक्ट आता है। तो गैस का सेव अभी यहाँ पे ना, मैं हेल्थ के साथ साथ हम इको फ्रेंडली भी कैसा है अपना डिवाइस ये भी बताऊंगी। तो गैस की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, और अच्छी तरीके से खाना पक जाता है, और खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, उसको प्रिजर्व करता है, तो उसको वेस्ट नहीं होने देता। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी को वो अवेलेबल हो सकता है न्यूट्रिएंट्स। अगर वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट्स है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ढक के उसको पकाए खाना अगर ढक के पकाते हैं तो वाटर बेस्ड विटामिन इवेपोरेट नहीं हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट आता है, वो 8.5 to 9.5 तक के पीएच में आ जाता है। सेकंड आता है 7 पीएच का। अभी 7 पीएच का पानी जो बोलते हैं हम 3 to 5 इयर्स के नीचे के बच्चों को देना है। क्यों? क्योंकि 3 to 5 इयर्स के नीचे के बच्चों के जो ब्लड पीएच है वो 7.6 है। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अल्कलाइन है अडल्ट के तुलना में। हम बड़े लोगों के तुलना में वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी होती है, उनका सेल का वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खेलते हैं बच्चे लेकिन थकते नहीं है ना, क्योंकि उनका पीएच लेवल ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पीएच लेवल के साथ साथ हमारी एक्टिविटी भी कोरिलेट हो रही है, क्योंकि सेल का वोल्टेज ज्यादा है, सेल चार्ज है तो एनर्जेटिक आ रहे हैं। तो जैसे हम कैंगन पानी पीते हैं, एनर्जी आ रही है क्योंकि वो वोल्टेज उनका बढ़ रहा है, सेल का वोल्टेज। तो रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए हम 6-7 पीएच का देते हैं पानी। लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं, दैट मीन्स वो बॉडी का पीएच उनका वो मेंटेन नहीं हो रहा है या कुछ ये हो रहा है, तो वो बीमारी में हम पीएच बढ़ा देते हैं। अगर 3 से 5 साल के नीचे के भी बच्चे हैं तो 8.5, 9.5 भी हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपन वो सिचुएशन कितना बीमार है या कौन सा ये है उस हिसाब से। लेकिन 8.5 तो आप सेफली दे सकते हैं, और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर बुखार हम देखेंगे, बच्चों में बुखार आता है तो डिग्री जो होती है, अगर एल्कलाइन पानी हम देते हैं 8.5, 9 या 9.5 पीएच का, तो 1-2 डिग्री बुखार तो सिर्फ हाइड्रेशन बढ़ाते उससे ही ठीक हो जाता है। तो ज्यादातर हमको फिर पैरासिटामोल या ऐसी फीवर मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन खाते वक्त हमको 7 पीएच लेना है, सबको पता है। और खाना खाते वक्त अगर किसी को लेना है पानी तो 7 पीएच का लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर खाना खाने के वक्त अगर हम ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, चाहे वो 7 पीएच का कैंगन वाटर में हो या फिर टैप वाटर हो, आरओ का वाटर हो, कुछ भी पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो, क्योंकि वो चर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं होती अगर ज्यादा पानी हम पीते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को खाते वक्त ज्यादा, मतलब ऐसे दिन में कम पानी पिएंगे लेकिन खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो वहां पे मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पानी के बदले आप बटर मिल्क लो, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम अग्नि होता है जो जठराग्नि होता है, वो जठराग्नि पानी से बुझ जाएगा ऐसे बोलते हैं, तो वो डाइजेशन सही नहीं होता है। लेकिन अगर वहां पे अगर हम छाछ लेते हैं तो छाछ में डाइजेस्ट करने के लिए वो पानी नहीं है, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन वो नियर पानी नहीं है, तो वो डालेंगे तो वो जठराग्नि और तेज हो सकता है। जैसे हम हवन करते, होम हवन करते, तो लिक्विड है, घी डालने के बाद जठराग्नि बढ़ता है, लेकिन ये पानी लिक्विड ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उसमें बटर मिल्क है, दही का थोड़ा अंश है, तो उसको बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो जठराग्नि और प्रज्वलित हो सकता है, मतलब तेज हो जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए तो पानी के बदले आप छाछ लो, ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाए और आपकी पानी पीने की जो आदत है वो धीरे धीरे वो अच्छी तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगी। फिर आते हैं ब्यूटी वाटर के ऊपर। 3 पीएच 6 पीएच का होता है। तो बॉडी का पीएच है, जैसे ब्लड का पीएच 7.4 है, स्किन का पीएच एसिडिक है, 4 to 6 पीएच के बीच में हमारी स्किन आती है।
तो आप अगर कभी भी, एंड स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी को, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्किन की कुछ बीमारी होती है, और अगर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि साबुन एक अलग लिख देते हैं, जो ये साबुन से आपको नहाना है, क्योंकि वो जो होता है वो एसिडिक पीएच का 5.5 या 5 पीएच का साबुन होता है, वो साबुन आपको दे देते हैं। तो ये जो हमारा ब्यूटी वाटर है 6 पीएच का, वो एसिडिक नेचर का होने के कारण वो हमारी बॉडी को, जो स्किन रिलेटेड कंडीशन है, स्किन का पीएच मेंटेन करने के लिए मदद करता है। अभी स्किन के डिसीजेस होते क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो डिटॉक्स ऑर्गन्स है, अभी किस तरीके से बॉडी डिटॉक्स करती है। एक तो हमको पता है कि किडनी के थ्रू डिटॉक्स करती है, लीवर के थ्रू डिटॉक्स करेगी तो वो मल के साथ आ जाता है बाहर, तो वो एक डिटॉक्स सिस्टम है हमारा। तीसरा होता है लंग्स है, तो वहां पे एक हो जाता है। चौथा मोस्ट बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, जो परस्पिरेशन के थ्रू टॉक्सिन को निकाल देती है या बाकी हो जाता है। जब भी बॉडी में गड़बड़ हो जाती है वो स्किन में आता है, तो स्किन के डिसीजेस होते हैं। तो ब्यूटी वाटर उसको मदद करता है, जो अभी अभी हमने हेल्थ शेयरिंग में देखा कि जो स्किन का उनको जो जन्म से था वो उनका ठीक हो गया। तो उसका वजह वही है कि स्किन को, वो पीएच को उसने बैलेंस कर दिया इंटरनली भी, अंदर से। क्योंकि बाहर हम कैसे दिखते हैं, जो हम अंदर डालेंगे वही बाहर आता है ना। तो अगर हम यू आर व्हाट यू ईट, ऐसा एक ये होता है कि हम जो खा पी रहे हैं वो जो अंदर डालेंगे वही बाहर दिखेगा। तो हेल्दी खाना डाल रहे हैं। तो आज अगर मैं बोलती हूँ, बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि ये एंटी एजिंग का डिवाइस है, अपना जो कॉस्मेटिक के ऊपर अभी किसी तरीके से हम बाकी के एक्सपेंसेस भी है उसको कम कर सकते हैं। अभी आज मेरा एज है, रनिंग एज, आई एम 57। 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में मैं 57 कंप्लीट करके 58 में एंटर हो जाऊंगी। और फिर तो मैं पहले से ही थी, बचपन मतलब पैदा होने से थी, लेकिन बीच में मुझे यहाँ पे मेलाज्मा आया था, जो वांग बोलते हैं, वो वांग था। फिर जो जैसे मैंने बोला बॉडी वीकनेस ये सब थोड़ा होता था, चिड़चिड़ापन होता था शाम में, वो चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा थकावट चेहरे पे दिखती थी। तो लोग पूछते थे कि क्या आप कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ बीमार है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेस, मतलब अगर एक लेडी है तो उसको सब करना पड़ता है ना, घर का है, बाहर का है, पेशेंट का है, वो सब। फिर हमारे टूर्स बहुत होते थे बीपीएनआई महाराष्ट्र के साथ में, तो वो सब थकान चेहरे पे दिखती थी। तब वो क्वेश्चन था। और आज जब तक मैं मेरा एज नहीं बताती तब तक उनको पता नहीं चलता कि मेरा एज क्या है, या बताते हैं तो भी वो शॉक हो जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर यूज करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो स्किन रिलेटेड सभी बीमारियों में ब्यूटी वाटर यूज होता है। और उसके नेक्स्ट जो आता है 2.5 पीएच और 11.5 पीएच। तो 2.5 पीएच का अगर बेस हम देते हैं एनी स्किन डिसीजेस को, तो उसको वो डिसइंफेक्ट भी कर देता है, क्योंकि हमको पता है 2.5 पीएच नेचुरल सैनिटाइजर का काम करता है। वो इट किल्स ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इवन फंगस। तो इवन नाखूनों में फंगल का है या किधर फंगल इन्फेक्शन बॉडी में भी है, तो उसको भी क्योर करता है पानी अपना 2.5 और 6 पीएच। तो वहां पे अगर कोई भी बैक्टीरिया है, जीव जंतु है, वो 5 to 8 या ये पीएच में सरवाइव होते हैं। 5 पीएच के नीचे सरवाइव नहीं होते, 8 पीएच के ऊपर सरवाइव नहीं होते हैं, है ना। तो अपना पानी कहाँ से शुरू होता है? केंगन वाटर 8.5। तो जब भी हमको, आप सबको अगर कुछ याद है तो कोविड में जब भी ये चल रहा था सिलसिला, तो बहुत व्हाट्सएप पे आते थे कि आप ये फूड इनकॉर्पोरेट करो अपने खाने में जिसका पीएच 8 के ऊपर है। स्पिनच है या ऐसे सब है, पालक वगैरह, वो सब वो उसमें आता था। तो हम 2.5 पीएच का यूज करते हैं, तो वहां पे वो सैनिटाइजर का भी काम करता है। ये 2.5 पीएच का पानी हम फ्लोरिंग क्लीनिंग के लिए भी बोलते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन जब भी होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में जहाँ पे हम बिटाडीन का गार्गल करते हैं, उसके बदले अगर आप 2.5 पीएच के पानी से गार्गल करते हैं तो 99.99% आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ कट होता है या वहां पे गिर जाता है बच्चा, ब्लड आता है, वहां पे आप 2.5 का स्प्रे कर दीजिए। ब्लीडिंग कम होता है या जल्दी रुकता है।
ब्लीडिंग जल्दी रुकता है। तो वो 2.5 pH का काम वो करते हैं। फिर 2.5 pH के पानी के और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन उसके साथ साथ अगर 11.5 pH का हम अगर देखते हैं, 11.5 pH में हम तो सब्जियां भिगो के रखते हैं तो पेस्टिसाइड तो निकाल नहीं देता है, तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं 11.5 pH का पानी। लेकिन अगर इंटरनल यूज के लिए हम यूज कर रहे हैं तो एज अ मेडिसिन, तो मेडिसिन हम कितने मात्रा में लेते हैं और कितनी बार लेते हैं, तो 1 या 2 बार लेते हैं और कम मात्रा में होता है। बल्कि 11.5 pH डिपेंडिंग ऑन वो उनके किडनी के रिजल्ट और क्या है। हेल्दी अडल्ट अगर हम देखेंगे, हेल्दी अडल्ट है जिसके ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल है, हेल्दी है, वो थोड़ा ज्यादा भी सेवन करता है तो भी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। रात के सोते वक्त अगर 11.5 pH का पानी हम पीते हैं और सुबह उठ के अगर हम तुरंत एम्प्टी स्टमक 11.5 pH का पानी हम देते हैं तो दिन की शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होती है, और दिन का एंड रात में लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जिसका सुबह अच्छा उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसका हफ्ता अच्छा, जिसका हफ्ता अच्छा उसका 1 महीना अच्छा, और जिसका महीना अच्छा जाता है उसका साल अच्छा जाता है, और जिसका 1 साल अच्छा जाता है उसके सालों साल अच्छे जाते हैं। तो ये अगर हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो केंगन वाटर 11.5 pH की ORP जो है वो डिपेंडिंग ऑन कौन सा pH का पानी है, वो हाईएस्ट ORP होती है केट में -850। तो जब भी 850 ORP है तो वो हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेशन है, और एंटीऑक्सीडेशन के साथ साथ रीजनरेशन एंड रिपेयर ये आ जाता है ना, तभी वो करेगा ना, एंटी एजिंग करेगा या एंटीऑक्सीडेशन, वो डैमेज जो हील कर रहा है, जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में हमारे बनते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, उसको हील करने में वो मदद कर देता है। तो एक सेकेंड, या तो इसका पीएच ज्यादा होता है तो उसका सेल वोल्टेज रिपेयर करने में मदद होती है। तो एक सर्टेन एज के बाद जहाँ पे रीजनरेशन चाहिए हमको, हम बोलते हैं कि डीजनरेटिव डिसीजेस एक उम्र के बाद शुरू होती है। क्यों एक उम्र के बाद शुरू होती है? क्योंकि तभी तक बॉडी ने अपने जो वोल्टेज है वो पूरा यूज किया हुआ है, सेल का वोल्टेज, और साथ साथ ही नया उसमें डाला नहीं है। हम बैंक में अकाउंट में पैसा डाले हुए हैं और रोज उसमें से हम निकाल रहे हैं, रोज हमें उसमें से निकाल रहे हैं, वो हम उसमें डाल नहीं रहे, तो वो क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा। वैसे ही होता है कि अगर हम उसमें डाल नहीं रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो स्टोर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो डिप्लीट हो जाते हैं। तो वो फिर उसको अगर हम नहीं रिप्लेस करेंगे या नहीं उसमें ऐड करेंगे तो वो कम रहेंगे। फिर बॉडी के सिम्टम्स वो एक सर्टेन एज के बाद आना शुरू होते थे, लेकिन पहले साइंस ऐसा बोलता था कि डीजनरेटिव डिसीज ओल्ड एज में होने के कारण सेल वोल्टेज नहीं है तो वो बॉडी रिपेयर नहीं करती है। लेकिन साइंस जैसे जैसे एडवांस होता है तो अभी साइंस बोलता है कि एट एनी एज बॉडी कैन रीजनरेट, प्रोवाइडेड दैट कि वो पूरा अच्छा सर्कमस्टेंसेस उसको है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है। मतलब क्या कि सेल का वोल्टेज अगर अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पा रहे हो, हीलिंग इज वोल्टेज एक बुक है, तो उसमें वो सेल वोल्टेज और बीमारी इसका कोरिलेशन दिया है। तो जब हमारी बॉडी का पीएच 7.4 होता है तो सेल का वोल्टेज होता है -25। जब भी बच्चों का सेल पीएच 7.6 होता है तो बच्चों के सेल का वोल्टेज होता है -35। तो आप अभी अंदाजा कोरिलेट कर सकते हैं कि बच्चे इतने एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनका सेल का वोल्टेज -35 है, तो बहुत एक्टिव होते हैं। कट होता है तो जख्म भी बहुत जल्दी हील हो जाती है, जख्म भर जाती है जल्दी। लेकिन जैसे जैसे हमारा खान पान हम ऐड करते हैं जो एसिडिक आ जाता है, सिर्फ खान पान से ही नहीं, क्योंकि हम अभी तो हम की हवा भी पोल्यूटेड हो रही है, वो भी हमको डैमेज कर रही है, तो वो भी है, पानी भी डैमेज कर रहा है। फिर ये गैजेट्स है, हम ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आज हम मीटिंग ले रहे हैं, वो गैजेट्स भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहे हैं वो भी हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, हमको है, लेकिन फिर भी हमको वो यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो आज हम सब यहाँ पे एक साथ नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के साथ साथ बाहर
सारे देशों में से भी है जो हम ये टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। तो उसका जो साइड इफेक्ट बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से सेल वोल्टेज जा रहा है। तो अगर हम केंगन वाटर देते हैं 8.5 9.5 तो वो सेल वोल्टेज का रिचार्ज करता है, लेकिन 11.5 pH का पानी जो है वो बूस्टर का काम करता है। बूस्टर का काम, क्योंकि अगर मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो बहुत बार मैं वो लैंग्वेज में बात करती हूँ। जैसे हम प्रिवेंशन के लिए हर बच्चों को वैक्सीन देते हैं, तो ये केंगन वाटर जो है जिनको कुछ बीमारी नहीं है उनके लिए प्रिवेंशन का वैक्सीन का काम करेगा। जिनको कुछ बीमारी है उनको थेरापेटिक के लिए दवा जैसे काम करेगा, ये दवा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के वाटर खुद ब खुद कुछ नहीं करता है। वाटर हमारी बॉडी की जो इनेट मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के जो हीलिंग पावर है उसको एक्टिवेट कर देता है और बॉडी अपने आप को हील कर देती है। वाटर जो है पीएच मेंटेन करता है, बैलेंस करता है बॉडी के लेवल को, तो बॉडी अपने आप काम करती है ना। तो एक ये बात आप क्लियर ले लेना कि पानी, बहुत बार सवाल आता है कि क्या पानी सच में काम करता है, तो इस तरीके से काम करता है पानी। और जो कोई लोग हुए जिनके पास केंगन वाटर का मशीन है लेकिन वो सही तरीके से नहीं ले रहे तो उसमें काम नहीं करता है, क्योंकि वो उस तरीके से करना है। तो बहुत बार ऐसा अगर होता है तो हम देखते हैं जाके कि वो क्या पानी बराबर पी रहे हैं। लाइव वाटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग लाइव वाटर नहीं लेते। अगर आप काम के हिसाब से बाहर भी जा रहे हो, घर के बाहर, तो आप केंगन वाटर लेके जा रहे हो, लेकिन घर से निकलने से पहले लाइव वाटर पी के जाइए। घर में आने के तुरंत बाद लाइव वाटर पी लीजिए। इतना भी आप करेंगे ना तो भी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेशन पावर वो बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी में, हमारी बॉडी में भी हर एक की बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, बट जो डैमेज है ना वो इतना ज्यादा है कि वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत कम पड़ रहे हैं। हजारों की तैनात पे सेना है हमारे सामने फाइट करने के लिए, और हमारे एक 5-10 लोग हैं, तो क्या वो फाइट कर पाएंगे? जितना उनकी कैपेसिटी में है उतना फाइट करेंगे, उसके बाद वो अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन केंगन वाटर में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है कि वो 1000 के तौर पे आते हैं ना, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन की फौज है, फ्री इलेक्ट्रॉन की फौज है, जो फ्री रेडिकल को ये स्टेबल सेल में कन्वर्ट कर देता है या हेल्दी सेल में कन्वर्ट करता है या रीजनरेशन करने में हेल्प करता है, वो बहुत तादाद में है, बहुत तादाद में है। तो और जितना हम कंज्यूम करेंगे वो बढ़ता जाएगा। और बॉडी की इनर्ट मैकेनिज्म है, जैसे गट हेल्थ है, गट हेल्थ को भी हेल्दी करता है। अभी गट में हम ऐसे भी बोलते हैं कि गट, अगर किसी का गट अच्छा है तो उसकी हेल्थ अच्छी है, मतलब किसी का पेट अच्छा उसकी हेल्थ अच्छी, ये तो मानते हैं। जिसका पेट खराब उसका हेल्थ खराब। तो केंगन वाटर गट माइक्रोबायोटा होता है। गट में हमारे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाने के लिए रोकते हैं, उसको भी हेल्दी बनाता है। मतलब वो टॉक्सिन को तो निकाल देता है, जो मल है उसको निकाल देता है, और साथ साथ जो हेल्दी माइक्रोबायोटा है उसको बढ़ावा देता है जैसे, और जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है। तो हेल्थ, गट माइक्रोबायोटा भी हेल्दी कर देता है। और एक एक्सिस भी होता है हमारा, गट और मेंटल का एक एक्सिस होता है, वो यहाँ पे गट अच्छा है ना, उसका दिमाग भी अच्छा रहता है, तो वो कनेक्शन है। तो यहाँ से लेके फिर हमारा जो चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस लेवल है, वो धीरे धीरे कम होने के लिए इनडायरेक्टली वो वैसे भी काम करता है। फिर केंगन वाटर ब्लड ब्रेन बैरियर भी काम पास कर देता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजनेशन भी अच्छा होता है। तो भी हम, जैसे ऑक्सीजन कम होता है तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है ना। डिहाइड्रेशन अगर होता है ब्रेन में जो वाटर कंटेंट है वो अगर थोड़ा कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स शुरुआत में तो चिड़चिड़ापन आता है, ये आता है। जैसे ज्यादा हो जाएगा फिर फॉगिंग सेंसेशन, क्लाउडीनेस, और फिर विचार करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल बहुत एसिडिक होता है,
और फिर उनको वो ब्रेन फैग होता है, तो वो हेड हेवीनेस हो जाएगा, या फिर वो उसमें फिर कंट्रोल नहीं रहता है ना, थिंकिंग वगैरह कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं कहाँ पे भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ केंगन, बट फैक्ट है केंगन वाटर के साथ 11.5 के आइस क्यूब से या 9.5 के वाटर के साथ अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ब्रेन फैग है वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंजम्पशन हो जाती है तो वो डिहाइड्रेट करती है बॉडी को, और वो जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करती है, इसलिए सर पे ज्यादा असर होता है उसका। और वहां पे ब्रेन जब ये भी होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, और उसका साइड इफेक्ट लीवर पे भी होता है। अल्कोहल को केंगन वाटर पोटेंटाइज करता है, तो उसको डबल स्पीड में, मतलब कम मात्रा में जिसको डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए वो आता है बिना ब्रेन फैग के, क्योंकि वो जो डिहाइड्रेशन होता है ब्रेन को उसको नहीं अलाउ करता है, उसको मेंटेन करता है, हाइड्रेशन मेंटेन कर देता है और पीएच भी मेंटेन कर देता है, तो उल्टी वगैरह ये सब या एसिडिटी वो नहीं होने देता है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही कि ये चीज बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, लेकिन इसके बाद में क्योंकि किसी को आदत है तो जल्दी एक झटके में नहीं सुधारती है, छूट नहीं जाती है, तो केंगन वाटर के साथ धीरे धीरे कम अपने आप होने लगती है। और मेरा ऐसा भी तजुर्बा है, बहुत सारे लोगों के भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जो लोग कभी कभी ऐसे अल्कोहल लेते भी थे, केंगन वाटर का यूज करने के बाद में एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल इतना अच्छा हो गया कि उनको वो ऐसे आर्टिफिशियल मूड एनर्जाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो स्लोली उनका कंजम्पशन बंद ही हो जाता है अपने आप, बिना किसी को कुछ किए। तो यहाँ पे जितने भी लेडीज है उनको मैं बोलूंगी कि ये वरदान है अपने लिए केंगन वाटर। अगर आप केंगन वाटर यूज कर रहे हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल इतना हाई रहेगा, किसी और चीज का सहारा लेके उसको एलिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। और अपने आप जो परेशान होते हैं कि इसको कैसे छुड़ाए, वो भी कई यूज के बाद वो अपने आप भी चली जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया यूज है। तो 11.5 पीएच रात को सोते वक्त लेते हैं, बहुत लोग रात में नहीं लेते हैं, सुबह लेते हैं। रात में लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का जो रिपेयर है, हमारी बॉडी रिपेयर कब करती है? जब हम रेस्ट करते हैं। तो जब हम रेस्ट करते हैं, रिपेयर हो रही है, तो जो हायर पीएच का जो हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो रिपेयर और रीजनरेशन करे, वो कौन से वक्त पे हमको ज्यादा लेना चाहिए? तो रात के वक्त पे। सुबह में भी लेना चाहिए, लेकिन रात के वक्त हीलिंग ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए रात को लेना चाहिए। उसका और दूसरा एडवांटेज है, रात के वक्त हम जो लेते हैं तो बॉडी का हीलिंग तो अच्छा होता ही है, नींद अच्छी लगती है, क्योंकि केंगन वाटर जो बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन, जो स्लीप, गहरी नींद को लगने में के लिए जरूरी होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। और मेलाटोनिन जब अच्छी तरीके से सिक्रीट होता है तो नींद अच्छी लगती है, नींद गहरी अच्छी लगेगी, तो बॉडी का रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म भी अच्छा हो जाएगा, और फिर हम सुबह उठते ही हम एकदम एनर्जेटिक और प्लेफुल एक्टिव रहते हैं। और सुबह सुबह वापस वो स्टार्ट करना है, क्योंकि बूस्ट हमको वहां से ही देना है। तो सुबह भी लेना है उठने के तुरंत पश्चात 11.5 पीएच का पानी, और फिर 15 मिनट के बाद आप 9.5 का पानी ले सकते हैं। और उसको, क्योंकि वो इतना लाइट है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, उबालने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि मुझे गर्म ही पानी चाहिए सुबह में, या गुनगुना पानी, गर्म हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्म पानी तो हम नहीं पी सकते, गुनगुना पानी हम पी सकते हैं, वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर। तो इवन 9.5 को अगर ल्यूकवार्म करते हैं तो उसकी ओआरपी नहीं जाती है, तो तुरंत आप ल्यूकवार्म करके तुरंत पी लीजिए सुबह का। लेकिन उसके बाद किसी को लगता है, क्योंकि वो तो शुरुआत में ही लगता है, क्योंकि गर्म कुछ नहीं अंदर जाता है तो पेट नहीं साफ होता है, ऐसे किसी लोगों की कंप्लेन होती है। इसलिए जिनको वो कंप्लेन नहीं है तो वो गर्म करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जितना हो सकता है लाइव वाटर निकाल के पी लीजिए। जब नहीं है तो आप कैरी कर दीजिए, बहुत बड़ी बोतल आप स्टोर के लिए रख देते हैं,
अगर गाड़ी में आप घूम रहे हैं, दिन भर में आप घूम रहे हैं, तो 10-20 लीटर का अगर कैन भी आपने लिखा है, मिल्टन का जार जैसे, अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज करना चाहिए। किंगन वाटर उसलिए भी इको फ्रेंडली है क्योंकि वो प्लास्टिक का यूज, जो चीप प्लास्टिक है, उसका यूज निकाल दे रहा है। तो मैक्सिमम सर ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि कांच की बोतल लेके बैठना है। तो जितना प्लास्टिक का कचरा है वो भी हम इको फ्रेंडली, हम जो पर्यावरण के ऊपर जो प्लास्टिक के कचरे का जो बोझ आ रहा है वो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। और अगर यूज भी करना है तो फूड ग्रेड प्लास्टिक है तो उसको यूज करना है। तो ये भी मैंने बुक में लिखा है कि कैसे बीबीए फ्री बॉटल्स यूज करने चाहिए या क्या करना चाहिए, यूजफुल होता है। तो वो उसमें अगर हम पानी पीते हैं कैरी करने के लिए, छोटी सी बोतल, ये हमारे अपनी फूड ग्रेड बोतल ही है, तो इसमें अगर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वापस ऊपर ढक्कन है, एक ऐसा ढक्कन है ना, सबके ऊपर पता है यहाँ पे ढक्कन है, तो पूरा एयर उसमें तुरंत अंदर नहीं जाती है, तो पानी ऑक्सीडेट नहीं होता है या उसकी ओआरपी मेंटेन रहती है, लंबे समय तक भी ओआरपी मेंटेन रहती है। तो छोटे छोटे बॉटल्स में लेते जाते हैं तो अच्छा है। और स्टोर करके भी रखा है गाड़ी में, तो उसमें फिर बॉटल में ट्रांसफर कर दीजिए, एक एक बॉटल। बड़ी बॉटल खोलने से अच्छा है, और जितना छोटा मुंह वाली बॉटल है उतना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि एयर कम जाएगी तो ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। यस, बीपीए फ्री। तो ये सब यूज होते हैं, बहुत ज्यादा उसको फायदे होते हैं 11.5। और हम अगर यूज देखेंगे तो हम आंख धोने के लिए उसका यूज करते हैं। तो आंखों में जो स्ट्रेन आ रहा है, जो स्क्रीन टाइम की वजह से भी स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस कम करने में मदद होती है। साथ साथ अगर आंखों की एक्सरसाइज हम करते हैं, बहुत बार सर बोलते हैं ना कि काम का शेड्यूलिंग अगर हमको करना है तो वो हिसाब से 20 मिनट अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, जहाँ पे आप 20 मीटर दूर की किसी चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और बीच बीच में जब भी आप स्क्रीन पे हो तो ब्लिंक कर दीजिए। ये ब्लिंकिंग इज रेस्ट फॉर आवर आईज। और साथ साथ में अगर आप 11.5 से वॉश करेंगे तो वो अच्छा होता है। 11.5 pH अगेन नेजल रिंस के लिए हम यूज करते हैं, नस से जो करते हैं, जलने की करते हैं, उसके लिए 11.5। जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है या एलर्जिक बीमारियां होती है उसको, उसमें एकदम राहत मिलता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको 11.5 के ड्रॉप्स डाल सकते हैं अगर नस से नहीं कर पाता है तो, या फिर स्प्रे बॉटल में भर के, जैसे हाई नेजल स्प्रे होता है तो यहाँ पे डालेंगे तो वो क्लीन हो जाता है। जिनको रिपीटेड एलर्जी या इसकी बीमारी है, शुरुआत के एक बार तो किंगन पानी पीना शुरू कर देंगे ना, 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और फिर बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये बॉडी के क्लीनिंग मैकेनिज्म है, एवरीडे भी हर कोई करता है, हेल्दी व्यक्ति तो भी अच्छा होता है। तो उसमें होता है, जैसे अस्थमा के बारे में ये था, तो अस्थमा में भी जो नेबुलाइजर लेते हैं उनको हम बोलते हैं कि 11.5 डाल के, अगर 4 बार उनको वो चल रहा है नेबुलाइजर, तो 2 बार वो लो, 2 बार 11.5 डाल के नेबुलाइजेशन लो, ताकि वो जो म्यूकोलाइटिक, जैसे म्यूकस होता है बॉडी के अंदर, उसको पतला करने का काम करता है, और बाहर निकालने में वो पतला होता है तो आसान हो जाता है, और साथ साथ वो रिपेयर के लिए भी काम करता है। तो वो 11.5 pH का हम स्टीम भी बोलते हैं, लेकिन स्टीमर में नहीं डालना है। अगेन जो पार्लर में स्टीमर होता है ना, उसमें 11.5 pH कभी नहीं डालना है, क्योंकि 11.5 pH का वोल्टेज इतना हाई होता है कि वो स्टीमर बहुत बार उड़ जाता है, फट जाता है। अगर बॉईल भी करना है 11.5 pH तो एक पॉट में लेके गैस पे गर्म कर सकते हैं और उसमें जीरा वगैरह डाल के भाप ले सकते हैं, अगर किसी को शुरुआत में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। जिनको साइनोसाइटिस होता है ना, उनको भी 11.5 pH का नेबुलाइजेशन अगर करते हैं तो वो आसान, हेल्पफुल हो जाता है। एनएस सर रेडी है। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारे पूरे पानी के बेनिफिट्स हमने सीखे हैं। तो अभी साथ साथ हम एनएस सर को इनवाइट करने का ये वक्त आ चुका है। सो थैंक यू सो मच अगेन एनएसआई टीम फॉर